नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत के पीवाईक्यू के बारे में। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। गोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख, हेलियोदोर्स का वेशनगर अभिलेख, गटियाला अभिलेख। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गोसुंडी अभिलेख। अगला प्रश्न, गोसुंडी शिलालेख स्थित है 12 चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। राजस्थानी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 संस्कृत। अगला प्रश्न, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है। आर्मेनियम, बाबरू, देवनागरी, ब्राह्मी। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। नांदसा, पुष्कर, बयाना, गोसुंडी। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 गोसुंडी, चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। गोसुंडी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। इस लेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है, संस्कृत भाषा। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकृष्ण तथा वासुदेव की मान्यता, अश्वमेघ यज्ञ के प्रचलन आदि से है। गोसुंडी गांव कहाँ पर है, नगरी, चित्तौड़गढ़ में। इस शिलालेख में संकृष्ण और वासुदेव के पूजागृह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वैतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। यह शिलालेख टूटा हुआ है, जिनके कुछ टुकड़े उपलब्ध हो सके। इसका एक बड़ा भाग उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है और इसके प्रत्येक अक्षर का आकार कितना है, 1/3/4। अगला प्रश्न, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय शिलालेख, राज प्रशस्ति। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की। कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 कवि अत्रि एवं महेश ने। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। बिजोलिया अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैलगुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का समय काल कब का है, 1460 ईस्वी का। यह प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं का सामूहिक नाम है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी अन्य शिलाएं नष्ट हो चुकी हैं। केवल 2 ही शिलाएं अवशेष के रूप में मिली हैं। पहली शिला में 1 से 28 तक तथा दूसरी शिला में 162 से 187 तक श्लोक उपलब्ध हैं। पहले 2 श्लोकों में शिव और गणेश की स्तुति दी गई है। उसके बाद आगे 3 से बप्पा का वर्णन दिया गया है, जिसमें उन्हें पराक्रमी और शिव भक्त कहा गया है। बप्पा के आगे हमीर का वर्णन मिलता है। उनके संबंध में चेल्लावाट के जीतने का उल्लेख है। किसके संबंध में, हमीर के संबंध में। उसके बाद रणमल को पराजित करना, खेतों को पराजित कर गया को मुक्त कराना बताया गया है और फिर आगे मोक्कल का वर्णन दिया गया है। साथियों, इसी प्रशस्ति में मंडोर से
कुंभा द्वारा हनुमान जी की मूर्ति लाया जाना, स्पादलक्ष, बसंतपुर आबू आदि जीतने का वर्णन, एकलिंग जी के मंदिर के पूर्व की ओर कुंभा मंडप का निर्माण करवाना, जांगल प्रदेश तथा खंडेला की विजय, डीडवाने की नमक खान से कर लेना, महाराणा कुंभा की उपाधियों का, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का, मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करने का वर्णन इस प्रशस्ति में मिलता है। प्रशस्ति के अंत में कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़ तथा अच्चलगढ़ आदि में की गई प्रतिष्ठानों से संबंधित तिथियों का वर्णन है। अंत वाली पंक्ति में प्रशस्तिकार महेश भट्ट का वर्णन मिलता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कवि अत्रि और महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 3 दिसंबर 1460 ईस्वी की है। विक्रम संवत में देखें तो 1517 ईस्वी की। इसमें महाराणा बप्पा का वर्णन कौन से श्लोक तक है? तो श्लोक 3 से 8 तक। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इसका कार्य पूर्ण किसने किया? महेश भट्ट ने। अगला प्रश्न, चिरवा शिलालेख के बारे में सही कथन कौन सा है? यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलण थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। साथियों, चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है तथा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन, रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, तो यह भी सही होगा। इसका शिल्पी देलण था, तो 3 नंबर स्टेटमेंट भी सही होगा। इससे गुहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो 4 नंबर ऑप्शन गलत होगा। तो सही उत्तर होगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला प्रश्न, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? मारवाड़ के राठौड़ का, मेवाड़ के गुहिल का, आमेर के कछवाहा का, अजमेर के चौहान का। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ के गुहिलों का। चिरवा शिलालेख कब का है? 1273 ईस्वी का। इस लेख का प्रथम संपादन वियना ओरिएंटल जनरल में और फिर इंडियन एंटीक्वेरी में हो चुका है। चिरवा शिलालेख चिरवा गांव से प्राप्त हुआ। चिरवा गांव कहाँ पर है? उदयपुर में। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ? चिरवा गांव के एक नए मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ था। इस शिलालेख में 36 पंक्तियां नागरी लिपि में उत्कीर्ण हैं, जिसमें कुल 51 श्लोक हैं। इसकी अंतिम पंक्ति में गद्य में संवत दिया गया है, जो विक्रम संवत 1330 कार्तिक सुदी 1 है। यह शिलालेख वाग्येश्वर और वाग्येश्वरी की आराधना से प्रारंभ होता है। फिर इसमें गुहिल वंशीय बप्पा के वंशधर पद्म सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जेतर सिंह के बारे में लिखा है कि वह राजाओं के लिए प्रलय मारुत के समान था और मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल देश तथा सुल्तान उसके मानमर्दन में ऐश पल रहे। इसमें तेज सिंह और समर सिंह की वीरता की भी प्रशंसा की गई है। साथियों, इस अभिलेख में गुहिल शासकों द्वारा नागदा या चित्तौड़ में तलारक्षकों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है, जो टानटेड जाति के थे और जिनके पास ये पद वंश परंपरा से चला आ रहा था। इसी वंश का योगराज नामी व्यक्ति पद्म सिंह की सेवा में रहकर बड़ी आय वाला चिरवा गांव प्राप्त कर लेता है और वहां वह योगेश्वर शिव और योगेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण करता है। योगराज के पिता उद्रण ने भी एक उद्रण स्वामी यानी विष्णु के मंदिर की स्थापना करवाई थी। योगराज के पोते यानी इनके पुत्र क्षेम के पुत्र मदन ने योगराज द्वारा बनाए गए शिव और देवी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा दोनों मंदिरों हेतु कोल्लेला सरोवर के पीछे गोचर भूमि में से 2 खेत दान में दिए। तलारक्षकों का क्या काम था? ये अच्छे व्यक्तियों की रक्षा करते थे तथा दुष्टों को दंड देते थे। तलारक्षकों का काम मध्यकालीन कोतवाल या कोटवाल के समक्ष था। तलारक्ष सैनिक सेवाएं भी देते थे।
तल्लारक्ष योगराज का बड़ा बेटा पमराज नागदा नगर नष्ट होने के समय भूताला के युद्ध में मारा गया। साथियों, तल्लारक्ष योगराज का बेटा हुआ क्षेम का बेटा मदन अर्थुर्णा में परमारों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ा। इसी वंश के महेंद्र का पुत्र बालाक कोटड़ा लेने में त्रिभुवन के साथ लड़ी गई लड़ाई में मारा गया। उसके बाद उसकी पत्नी बोली उसके साथ सती हो गई। चिरवालेक गांव की स्थिति, इसकी बसावट, मंदिर किस प्रकार से गांव के जीवन के अंग होते थे, तालाब और खेतों की स्थिति क्या थी आदि के बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ इससे यहाँ की आर्थिक दशा का भी पता चलता है तथा मालवा, गुजरात, मरु तथा जंगल देश के राजनीति का वर्णन भी मिलता है। साथियों, इस लेख में एकलिंग जी के अधिष्ठाता पशुपत योगियों के अग्रणी शिवराशि का भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर धार्मिक स्थिति की भी हमें सूचना मिलती है। इसी के साथ कुछ चैत्रगज के आचार्यों का भी वर्णन मिलता है। ऐसे आचार्यों में भद्रेश्वर सूरी, देवभद्र सूरी, सिद्धसेन सूरी, जिनेश्वर सूरी, विजय सिंह सूरी और भुवन सिंह सूरी प्रमुख हैं। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभ सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए चिरवा शिलालेख की रचना की और उनके मुख्य शिष्य पासरवे चंद्र ने, जो बड़े विद्वान थे, उसको सुंदर लिपि में लिखा। पद्म सिंह के पुत्र केल सिंह ने उसे खोदा और शिल्पी देलण ने उसे दीवार में लगाने का कार्य किया। साथियों, 1273 का चिरवा शिलालेख 13वीं सदी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के अध्ययन के लिए बड़ा उपयोगी है। इसकी कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो साथियों, चिरवा शिलालेख कहाँ पर है? बड़गांव तहसील उदयपुर में। कब का है? 1273 ईस्वी या विक्रम संवत 1330 ईस्वी का। इसमें किसका वर्णन है? गुहिलवंशीय शासकों का। गुहिलवंश में किसका? जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का। चिरवा शिलालेख की रचना किसने की थी? रतन प्रभ सूरी ने। सुंदर लिपि किसने प्रदान की? पासरवे चंद्र ने। दीवार पर किसने लगाया? शिल्पी देलण ने। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी की रचना। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं गरीबदास, दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट, केशव दास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 रणछोड़ भट्ट। अगला प्रश्न, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राजसिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 राजसिंह प्रशस्ति। अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति का काल है 1652 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1676 ईस्वी, 1439 ईस्वी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 1676 ईस्वी। साथियों, 1676 ईस्वी की राज प्रशस्ति राजसमंद जिले के कांकरोली के पास राजनगर में राजसमुंद्र की नौचौकीपाल नामक बांध पर सीढ़ियों में लगी हुई है। यह नौचौकी नामक बांध पर सीढ़ियों की ताकों पर 25 बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रयुक्त भाषा संस्कृत है, जिसे पद्यों में लिखा गया है। प्रशस्ति के अंत में कुछ पंक्तियां हिंदी भाषा में भी खोदी गई हैं। प्रत्येक 24 पट्टिकाओं में प्रशस्ति का एक एक सर्ग उत्कीर्ण है और इस तरह से इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। अंतिम पट्टिका में विविध कार्यों का वर्णन है। राज प्रशस्ति की तिथि कितनी है? विक्रम संवत 1732 और ईस्वी में बात करें तो 1671। इसमें कई स्थानीय तथा फारसी शब्दों को संस्कृत के रूप में परिणित कर दिया गया। उदाहरण के लिए शेरा यानी शेर ए वजन, लता, लात, सलाम आदि। इस प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जो कौन थे? तेलंग ब्राह्मण थे और कठौंदी में पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम वेणी मिलता है, जो वैष्णव संप्रदाय की अनुयायी थी। संभवतः इनके नाना का संबंध नाथद्वारा के आचार्यों से था। रणछोड़ भट्ट ने रायसिंह की आज्ञा से राजसिंह प्रशस्ति की रचना की।
इस प्रशस्ति का उपयोग अपने भाई व बच्चों को पढ़ाने के लिए भी किया। प्रशस्ति से मालूम होता है कि राजसमुंद्र का निर्माण दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था और उसे बनाने में 14 वर्ष लगे थे। राजसमुंद्र तालाब का अंतिम उत्सव 1732 माघ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया गया। प्रशस्ति के उत्कीर्णक गजधर, मुकुंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव, सुंद, लालो, लखो आदि थे, जिन्होंने सुंदर और शुद्ध रूप से उसे तैयार किया। इसमें कार्य निरीक्षकों के नाम भी अंत में दिए गए हैं। प्रत्येक पट्टिका के प्रारंभ के पद्यों में देव स्तुति दी गई है और फिर मेवाड़ के राजवंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख दिया गया है। प्रारंभिक सर्गों में दिए गए प्राचीन शासकों के नाम भाटों की वंशावलियों पर आधारित है, जिनमें कई नाम काल्पनिक है। इसमें बाप्पा, कुंभा, सांगा, प्रताप आदि शासकों की उपलब्धियों तथा युद्ध पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। बाप्पा के लिए बासप शब्द का उपयोग किया गया है और लिखा है वह 50 पल के सोने के कंकण पहनता था। कुंभा की विजय तथा सांगा के युद्धों का भी इसमें अच्छा चित्रण मिलता है। प्रताप के समय लड़े गए युद्ध और अमर सिंह के समय में की गई मुगलों की संधि का भी राजसिंह प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। करण सिंह का गंगा पर किए गए तुलादान का तथा जगत सिंह के दानों का वर्णन इसमें मिलता है तथा इनके तीर्थ यात्राओं का वर्णन भी राजसिंह प्रशस्ति में मिलता है। इस प्रशस्ति का ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह तथा राजसिंह के समय के लिए अधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार इसके समय जीवित था। इसमें राजसिंह की अजमेर, टोंक, लालसोट, सांबर, शाहपुरा, जाजपुर आदि स्थानों की विजय का वर्णन भी मिलता है। रचनाकार ने राजसमुंद्र झील की 9 चौकियों की सुंदर तक्षण कला का भी अच्छा वर्णन किया है। औरंगजेब के साथ युद्ध और संधि तथा अन्य राजाओं से राजसिंह के संबंधों का वर्णन भी इसमें मिलता है। इस प्रशस्ति में राजसिंह के प्रथम विवाह की आयु 12 वर्ष दी गई है और इसमें रूपमती के विवाह का भी उल्लेख है। औरंगजेब के दरबार में भेजे गए व्यक्तियों के नाम भी इसमें दिए गए हैं। देश वर्णन में मेवाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़, एकलिंगजी, कुटिला तथा गोमती नदी का सुंदर वर्णन है। राजसमुंद्र तालाब बनवाने के लिए लाहौर, गुजरात, सूरत आदि स्थानों से कारीगर बुलाए गए। मुख्य शिल्पी को महाराणा ने 25,000 रुपये दिए। इसके निर्माण कार्य में टोटल 1,05,07,608 रुपये खर्च हुए थे। साथियों, राजसिंह प्रशस्ति के कुछ पद्य यहाँ दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से लिखे गए हैं। साथियों, अब हम राजसिंह प्रशस्ति को रिवीजन करें तो यह कब लिखी गई? 1676 ईस्वी विक्रम संवत में 1732 ईस्वी। विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसकी रचना की। मेवाड़ महाराणा राजसिंह के आदेश पर कहाँ पर है? राजसमंद झील की 9 चौकी पाल में। कितनी ताकों में लगी हुई है? 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर। संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है। कुल 1106 श्लोक हैं। इससे हमें राजसमंद झील के निर्माण का मालूम होता है कि यह 14 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकलवाने के लिए करवाई गई। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएं 9 चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राजसिंह के काल के लिए अधिक किया जाता है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? चिरवा शिलालेख, सरंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। तो सही उत्तर क्या होगा? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। अगला प्रश्न, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 चौहान। बिजोलिया अभिलेख चौहानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
अगला प्रश्न, बिजोलिया अभिलेख का काल है 1676, 1170, 953 ईस्वी, 1273 ईस्वी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1170 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? रायसिंह शिलालेख, अब्बू का अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? अजयराज, वासुदेव, कान्नड़देव, अरुणोराज। तो साथियों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चैमान ने करवाया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, वासुदेव चैमान या चौहान। अगला प्रश्न, जाबलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? आमेर शिलालेख, चिरवे शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, सरंगी ऋषि शिलालेख। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान किस स्थान से की जाती है? जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जालोर। अगला प्रश्न, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? जयगढ़, जलालाबाद, जाबिलपुर, खिजराबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जाबिलपुर। साथियों, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का बिजोलिया भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इसमें 93 संस्कृत गद्यों का प्रयोग किया गया है और इसका समय कितना है? विक्रम संवत 1226, फाल्गुन कृष्णा तृतीया, अर्थात 5 फरवरी 1170। यह लेख मूलतः दिगंबर जैन लेख है, जिसको दिगंबर जैन श्रावक लोल्लक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इसमें सांबर और अजमेर के चौहान वंश की सूची तथा उनकी उपलब्धियों की अच्छी जानकारी मिलती है। इन शासकों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है, यानी इसमें चौहानों को क्या कहा गया है? वत्स गोत्र का ब्राह्मण। इस वंशावली में जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज, गोपेंद्रराज, दुर्लभराज, गोविंदराज, चंद्रराज, गुहक, चंद्रराज, वाकपतिराज, विंध्यराज, विग्रहराज, गोविंद सिंह, दुर्लभराज, पृथ्वीराज, अजयराज, अरुणोराज आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा दिए गए हमें पर्वतदान, ग्रामदान, सवर्णदान आदि का भी वर्णन मिलता है। बिजोलिया लेख में कई प्राचीन नामों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे जाबालीपुर जालोर का, नड्डुल नाडोल का, शाकंभरी सांबर का, दिल्ली का या ढिल्ली का दिल्ली का, श्रीमाल बीनमाल का, मंडलकर मांडलगढ़ का, विंध्यवल्ली बिजोलिया का, नागहद नागदा का आदि। बिजोलिया लेख में बिजोलिया के आसपास के पठारी भाग को उत्तमाद्री कहा गया है, जिसे आज भी ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। यह मेवाड़ का पूर्वी भाग उस समय बड़ा उपजाऊ, धन धान्य से परिपूर्ण तथा व्यापार का केंद्र था। इसमें बहने वाली कुटिला नदी के आसपास कई शैव तथा जैन तीर्थ स्थानों की भी सूचना बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख में ग्राम की आबादी, पल्ली, पुर, पतन, देश आदि का वर्णन मिलता है। वंश क्रम में सामंत, भुगती आदि शब्द के संकेत से सामाजिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रशस्ति का प्रधान प्रयोग जैन धर्म के संबंध में होते हुए भी इसमें उत्तमाद्री के अन्य तीर्थ स्थलों का वर्णन भी मिलता है, जिसमें घट्टेश्वर, कुमारेश्वर, सौभाग्येश्वर, दक्षिणेश्वर, मार्कंडेश्वर, सत्योवरेश्वर, कुटिलेश, करकरेश, कपिलेश्वर, महाकाल, सिद्धेश्वर, जातेश्वर, कोटीश्वर आदि प्रमुख हैं। इस भाग की वनस्पति वर्णन से यहाँ की आर्थिक संपन्नता का भी बोध होता है। उस समय दी जाने वाली भूमि अनुदान को डोली की संज्ञा दी जाती थी और भूमि को क्षेत्रों में बांटा जाता था। तो डोली क्या है? भूमि अनुदान। इसी तरह ग्राम समूह की सबसे बड़ी इकाई के लिए
प्रतिगण का प्रयोग किया जाता था। गांव तथा प्रतिगणों के अधिकारियों को महत्तम तथा परिग्रही आदि नामों से जाना जाता था। बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र था और इसको कायस्थ केशव ने लिखा। इसे नानिंग के पुत्र गोविंद ने उत्कीर्ण किया। इस जैन मंदिर का निर्माणक महाणक था, जो हर्ष सिंह तथा प्रालणक सूत्रधार के वंशक्रम में था। वास्तव में 12वीं शताब्दी के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था तथा भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए बिजोलिया शिलालेख बड़े महत्व का है। इसकी कुछ अंतिम पंक्तियां इस प्रकार से हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। बिजोलिया शिलालेख की पंक्ति विप्र श्री वत्स गोत्र भूत के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। साथियों, बिजोलिया शिलालेख को फटाक से रिवाइज करें तो बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। कब का है? 5 फरवरी 1170 ईस्वी या विक्रम संवत 1226 का। कहाँ पर स्थित है? बिजोलिया गांव, भीलवाड़ा में। किस मंदिर की चट्टान पर? पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी चट्टान पर स्थित है। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है तथा चौहान वंश की वंशावली दी गई है। बिजोलिया शिलालेख जैन श्रावक लोल्लक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगवाया था। यह शिलालेख विग्रहराज चतुर्थ के दिल्ली का या दिल्ली को अपने अधीन किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। साथियों, बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता कौन था? गुणभद्र। और यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। बिजोलिया अभिलेख किसके काल का है? सोमेश्वर के काल का। इसमें कई प्राचीन स्थानों के नाम दिए गए हैं। क्या? जाबलीपुर जालोर का, शाकंभरी सांबर का, श्रीमाल भीनमाल का, विंध्यवल्ली बिजोलिया का, मंडलकर मांडलगढ़ का। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चैमन ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, अबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? शुभचंद्र, पासरोचंद, करमचंद, दीपचंद। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 शुभचंद्र। अगला प्रश्न, सुरतोत्सव के लेखक कौन हैं? मंडन, सोमेश्वर, नरपति, राजशेखर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 सोमेश्वर। नेमिनाथ प्रशस्ति या अबू प्रशस्ति कब की है? 1230 ईस्वी या विक्रम संवत 1287 श्रावण 3 रविवार की। इसमें कुल 74 श्लोक हैं। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए अब्बू पर दिलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाया गया। इसमें अब्बू मारवाड़, सिंध, मालवा तथा गुजरात के कुछ भागों पर शासन करने वाले परमारों के तथा वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन दिया गया है। नेमिनाथ प्रशस्ति में बताया गया है, यशोधवल ने कुमारपाल के शत्रु मालवा के राजा बल्लाल को मारा। यशोधवल के 2 पुत्र दारावर्ष और प्रहलादन देव थे। दारावर्ष अब्बू के परमारों में बड़ा प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक था। गुजरात के राजा कुमारपाल ने जब कोणार्क के राजा मल्लिकार्जुन पर 2 बार चढ़ाई की और उसे मारा, उस समय दारावर्ष कुमारपाल के साथ गया था। इन युद्धों में अपनी अद्भुत वीरता दिखाई थी। दारावर्ष का छोटा भाई प्रहलादन देव वीर एवं विद्वान था। जब मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा सामंत सिंह और गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल के बीच युद्ध हुआ और अजयपाल इसमें घायल हो गया, तब प्रहलादन देव ने बड़ी वीरता से लड़कर गुजरात की रक्षा की। दारावर्ष का पुत्र सोम सिंह था, जिसने अपने पिता से तथा चाचा प्रहलादन से शास्त्र विद्या सीखी। उसके समय मंत्री वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अब्बू पर देलवाड़ा गांव में लूणवसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर करोड़ों रुपए लगाकर अपने पुत्र लूणवसाई तथा अपनी पत्नी अनुपमा देवी के लिए बनवाया। यह मंदिर अपनी सुंदरता में अनुपम है। अब्बू प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर ने की थी तथा इसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इस मंदिर की प्रतिष्ठा विजयसेन सूरी द्वारा संपादित की गई या रखी गई। साथियों, ये इस प्रशस्ति के कुछ उद्धरण हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। दोबारा से साथियों, नेमिनाथ या अब्बू प्रशस्ति का
क्विक रिवीजन करें तो यह कब की है, 1230 ईस्वी या विक्रम संवत 1287 की। इसकी रचना किसने की, सोमेश्वर देव या शुभचंद्र ने। इसके सूत्रधार कौन थे, चंडेश्वर, यानी इसकी खुदाई किसने की, चंडेश्वर ने। तेजपाल के द्वारा बनवाए गए देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। परमारों तथा वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। तो सही उत्तर होगा दोस्तों बीकानेर के शासकों से। तो बीकानेर के शासकों से रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध है। बीकानेर प्रशस्ति या रायसिंह प्रशस्ति कब की है, 1594 की। यह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के द्वार के एक पार्श्व में लगी है जो महाराजा रायसिंह के समय की है, इसलिए इसे रायसिंह प्रशस्ति भी कहते हैं। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत 1645 फाल्गुन बद्दी 6 को बृहस्पतिवार के दिन बीकानेर के किले का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। बीकानेर के गढ़ का निर्माण कब पूरा हुआ, तो विक्रम संवत 1650 को माघ सुदी छठ बृहस्पतिवार को बीकानेर के गढ़ का काम पूरा हुआ। बीकानेर के गढ़ के निर्माण का काम मंत्री करमचंद के निरीक्षण में संपन्न हुआ था। यह लेख महाराजा रायसिंह ने गढ़ निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। इसमें बीका से रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का परिचय मिलता है। इसमें 60वीं पंक्ति से रायसिंह के कार्यों का उल्लेख आरंभ होता है। इसमें बताया गया है कि रायसिंह स्वयं कवि और विद्या प्रेमी थे तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। उनकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी, परंतु सभी धर्मों का सम्मान करते थे। रायसिंह ने गुजरात, काबुल, कंधार आदि पर चढ़ाइयाँ कर विजय प्राप्त की। शिलालेख का रचयिता जयिता नामक एक जैन मुनि था जो क्षेमरतन का शिष्य था। यह लेख उस समय की संस्कृत भाषा की स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालता है। इस लेख से रायसिंह के भवन निर्माण की रुचि का बोध होता है। ये नीचे कुछ इसकी पंक्तियाँ दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। साथियों, रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर के बारे में दोबारा देखें तो ये कब की है, 1594 की। किसने लगवाई, महाराजा रायसिंह ने। कहाँ लगवाई, बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल समाप्त होने पर बीकानेर दुर्ग के द्वार पर। रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है, जेता, जयिता या जदुता। इसमें बताया गया है बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य 30 जनवरी 1589 को शुरू हुआ तथा 17 जनवरी 1594 को पूरा हुआ। राव बीका से रायसिंह तक के बारे में इसमें जानकारी मिलती है तथा इसमें बताया गया है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे अभिलेख देखेंगे दूसरे पार्ट में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।